बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो गैल्वेनोमीटर का के मुतल्लिक है। सेकंड पार्ट इसका हम डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वो हम कैसे मेजर करते हैं, हमें किस तरह पता चलता है कि सर्किट के अंदर करंट ज़्यादा है या कम है। तो उसके लिए दो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो ये, हम एक लाइट सोर्स को लेते हैं, लाइट सोर्स से लाइट फॉल करती है इस मिरर के ऊपर। ये मिरर अटैच है गैल्वेनोमीटर की कॉइल के ऊपर और लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होकर 1 मीटर दूर ये जो स्केल पड़ा हुआ है इसके ऊपर पड़ती है। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरता है इसकी कॉइल में से, तो ये कॉइल चूँकि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है, यहाँ पर मैग्नेट हमने दिखाया नहीं है लेकिन यहाँ पे मैग्नेट होता है। तो आपने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, तो इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। वो टॉर्क की वजह से ये कॉइल रोटेट करती है, इस तरह रोटेट करती है या इस तरह रोटेट करती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये मिरर भी रोटेट करेगा। मिरर के रोटेट करने पर यहाँ पर ये जो लाइट है ये भी, इसका लाइट का ये जो स्पॉट है ये भी रोटेट करता है स्केल के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा जिस तरह बच्चे धूप में खड़े होकर मिरर पकड़ के उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो दूसरे बच्चों के आंखों में डाल रहे होते हैं, सूरज की रिफ्लेक्शन को। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है कि ये मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पर फोकस हो रही है, लेकिन जैसे ही जो है वो इस कॉइल में से करंट पास करता है, ये कॉइल उस करंट को सेंस करके टॉर्क की वजह से घूमती है, तो ये मिरर भी घूमता है और उसकी वजह से ये लाइट जो यहाँ पर फोकस हो रही थी वो भी स्केल के ऊपर मूव करती है। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स में माइक्रो एम्पेयर्स का करंट इस लाइट के स्पॉट को 1 मिलीमीटर्स के अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन इसकी शो करता है। माइक्रो एम्पेयर्स का करंट मिलीमीटर्स के अंदर डिफ्लेक्शन शो करता है करंट की। इस स्केल का और गैल्वेनोमीटर का दरमियानी फासला कितना है? 1 मीटर है। तो इससे हम करंट की डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा करंट पास करेगा तो मिरर की मूवमेंट फिर बहुत ज़्यादा होगी और हम एक हद तक तो डिफ्लेक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकेंगे, उसके बाद हम उस डिफ्लेक्शन को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है वो हमने पढ़ा था, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट या विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरा जो गैल्वेनोमीटर है इसको पिवटेड गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये पिवटेड गैल्वेनोमीटर क्या है? इसमें जो है वो एक एल्युमिनियम का पॉइंटर जो है वो कॉइल के साथ अटैच होता है। पिवट का मतलब वैसे तो होता है लटकाना, यहाँ पर पिवटेड इस नुकीली निडल वाले गैल्वेनोमीटर को कहा जा रहा है। और इसके इस साइड पे, अपर साइड पे और लोअर साइड पे जेवल्ड बैरिंग्स होते हैं। ये बैरिंग इस शेप में होते हैं। बैरिंग का क्या काम होता है? इसकी ये लोअर साइड और अपर साइड में ये गोलियां हैं। ये गोलियां स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती हैं। जिस तरह आपने बच्चों के टॉयज़ में स्पिनर देखा होगा, स्पिनर में भी छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल इफेक्ट कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कम करने का हमें फ़ायदा क्या है? फ्रिक्शन कम करने का फ़ायदा ये होगा कि जब थोड़ा सा करंट भी इसमें से पास करेगा तो उसकी वजह से जो है ये इजीली पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा और उस करंट को सेंस कर लेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें, तो यहाँ पर ये जो जेवल्ड बैरिंग्स हैं, ये जेवल्ड बैरिंग्स फ्रिक्शन को कम करते हैं ताकि थोड़े से करंट के ऊपर भी ये नीडल डिफ्लेक्शन शो कर सके और फ्रिक्शन इसकी डिफ्लेक्शन के रास्ते में रुकावट न बने। हम जितने भी, आपने देखा होगा सीलिंग फैंस हैं या जो है वो पेडिस्टल फैंस हैं, जो पंखे होते हैं, उनमें हम बैरिंग्स को इस्तेमाल करते हैं। उनका काम क्या है कि वो फ्रिक्शन की वैल्यू को कम करते हैं। गाड़ियों के नीचे पहिए क्यों लगाते हैं? गाड़ियों को स्लाइड करवा के क्यों नहीं मूव करवाते? उसकी वजह यही है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो मोशन को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है और उसके अगेंस्ट मोशन करवाने में, किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन, जब हम पहिए लगा देते हैं गाड़ी के नीचे, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है
वो मोशन को बहुत कम, किसी भी बॉडी के मोशन को बहुत कम रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम थोड़ी एनर्जी से चीज़ों को मूव करवा लेते हैं। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हम जो है करंट की वजह से घुमाते हैं, उन सब में हम इस तरह के गोलियों वाले जेवल्ड बेरिंग्स अमूमन यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल बेरिंग्स भी होते हैं। इन सब का काम यही होता है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर देते हैं। और ये जो स्केल होता है ये ट्रांसलूसेंट स्केल होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है नीम शफाफ। और ये जो पॉइंटर है, ये जो निडल है, ये एल्युमिनियम की बनी होती है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। इन स्प्रिंग्स का काम रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना है। जब ये निडल डिफ्लेक्शन शो कर देती है, करंट इसमें से गुजरता है, तो ये निडल टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन शो करती है। डिफ्लेक्शन शो करने पर इन जो स्प्रिंग्स हैं इनके अंदर ट्विस्ट आ जाता है, इनमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो इस निडल को दोबारा वापस लाने के लिए रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करने में वो एनर्जी काम आती है। तो अब इस पिवटेड गैल्वेनोमीटर को भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे गैल्वेनोमीटर की जो है वो दो टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है और दूसरा डेड बीट या स्टेबल गैल्वेनोमीटर है। सेंसिटिविटी क्या होती है? आपने अक्सर सुना होगा जी वो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब हसास। ऐसा गैल्वेनोमीटर जो करंट के मामले में बहुत ज़्यादा हसास हो। क्या मतलब? यानी थोड़े से करंट को महसूस करके काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, उसको सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। डिफाइन किस तरह करते हैं? A galvanometer which gives large deflection for small value of current is called sensitive galvanometer। ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी सुई थोड़े से करंट के ऊपर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे, उस गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। A galvanometer whose needle comes to rest very quickly after passing the current through it is called sensitive galvanometer। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर जो थोड़े से करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा, ये मैंने उलट बोल दिया, मेरा फोकस जो है वो इधर रिकॉर्डिंग के ऊपर हो गया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अ गैल्वेनोमीटर विच गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो जो थोड़े करंट पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे उसको सेंसिटिव कहते हैं। सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, या एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट भी हम कह सकते हैं। एंगुलर डिफ्लेक्शन या एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, यानी 1 एम्पेयर करंट पे एक गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन देता है, कितने एंगल पे डिफ्लेक्शन देता है, वो उसकी सेंसिटिविटी बताता है। अब एक फर्ज करें, मैं यहाँ पर जो है वो एग्जांपल देता हूँ। एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है जो 1 मिली एम्पेयर करंट के ऊपर फर्ज कर लेते हैं 1 मिली एम्पेयर करंट पे जो है वो 1 डिग्री की डिफ्लेक्शन देता है। एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है जो 1 मिली एम्पेयर करंट के लिए 2 डिग्री की डिफ्लेक्शन देता है। और एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है जो 1 डिग्री के ऊपर 3 डिग्री तक उसकी 1 मिली एम्पेयर के लिए 3 डिग्री तक उसकी निडल डिफ्लेक्शन शो कर देती है। तो इन सब में सेंसिटिव कौन सा हुआ? 3 वाला। कि लो सेम वैल्यू ऑफ करंट पे डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किसने दी? 3 वाले ने दी। तो इसलिए हम कहते हैं एंगुलर ट्विस्ट या एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, कि 1 एम्पेयर करंट पर कितनी डिफ्लेक्शन देगा, ये उसकी सेंसिटिविटी को बताता है। अब सेंसिटिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसके इम्प्रूव करने के मेथड ये हैं। हमने ये कल फार्मूला पढ़ा था। कल ये फार्मूला, इसी फार्मूले से हमने ये लिया है। देखें, अगर आप इस थीटा को इधर रहने दें और आई को उठाकर इधर नीचे लें, इस एन बी ए को ऊपर ले जाएं और सी को नीचे ले जाएं, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। देखें, थीटा ओवर आई और बी ए एन ओवर सी, ये हमारे पास बन जाएगी। अच्छा, हम इसको, ये जो पिछला टॉपिक था, यानी पिछला इसका पार्ट था, उसमें हमने यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ा था, सी ओवर, ये कांस्टेंट का नाम हमने क्या लिया था? सी ओवर बी ए एन, सी ओवर बी ए एन। तो सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने के लिए हम कहते हैं ये फैक्टर सी ओवर बी ए एन, ये शुड बी स्मॉल, ये स्मॉल होना चाहिए, ये इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। टू इम्प्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर द फैक्टर सी ओवर बी ए एन शुड बी स्मॉल। ये किस तरह स्मॉल किया जा सकता है? इसको स्मॉल करने के लिए बी को बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द कॉइल जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, और सी को कम करना पड़ेगा। अब मैग्नेट बी को कैसे बढ़ा सकते हैं?
स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ कर लें। एरिया ऑफ कॉयल, ये कॉयल फर्ज करें रेक्टेंगुलर कॉयल है, फर्ज करें उसका एरिया पहले इतना था, ये मैं यहाँ पर शो करता हूँ, ये फर्ज करें पहले उसका एरिया इतना था। अब हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं उसका एरिया ये इतना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एरिया ज़्यादा होगा, ये एरिया ज़्यादा होगा तो गैल्वेनोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। उसके साथ एन को भी बढ़ाना पड़ेगा। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। पहले 2 टर्न्स है फर्ज करें, अब 3 कर दें, 4 कर दें। जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते रहेंगे उतना गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता रहेगा। ये 2 तो सिर्फ मैंने एक मिसाल के लिए जो है वो दी है, वैसे तो नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें ये तीनों फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे और सी कम करना पड़ेगा। सी क्या है? टॉर्शनल कपल। कल मैंने बताया था कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल। कल बताया था कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल। अब टॉर्शनल कपल जो है इसको कम करने का क्या तरीका है, सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। एक गैल्वेनोमीटर बारीक तार से बनाया हुआ, अब उस बारीक तार का उसका जो स्प्रिंग है, स्पाइरल जो है, उसको बारीक तार से बनाया हुआ है। अब उसको ट्विस्ट करने में कम टार्क लगेगा, वापसी के ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क भी वो कम देगा उसका, यानी सी कम आएगा हमारे पास। तो अगर एक गैल्वेनोमीटर है उसको हमने बहुत मोटी तार से बनाया है, अब उस मोटी तार वाले स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, जो स्प्रिंग हमने लगाए हैं बहुत मोटी तार से बनाए हैं। अब वो स्पाइरल अगर मोटी तार से बनाया है तो उसको ट्विस्ट करने में बहुत ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, वापसी पे भी ज़्यादा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें ज़्यादा टॉर्क नहीं चाहिए यहाँ पर सी की वैल्यू हमें क्या चाहिए? स्मॉल चाहिए। तो सी को कम करने के लिए स्प्रिंग की जो तार है वो कम, उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, यानी उसका रेडियस या डायमीटर क्या होना चाहिए? कम। और उसकी लेंथ, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। जितना स्प्रिंग ज़्यादा लेंथ वाला होगा उतना वो लचकदार होगा, यानी आप समझ लें कि उसको ट्विस्ट करना आसान होगा। तो उसको ट्विस्ट करवाने में, उसको घुमाने में सी कम, यानी हमें टॉर्क कम लगाना पड़ेगा और वापसी के ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क भी वो कम प्रोड्यूस करेगा। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इन तीनों फैक्टर्स को बढ़ाना है और इस सी को कम करना है। सी को कम करने के लिए हम जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमने स्पाइरल यानी स्प्रिंग जो यूज़ किया है उसकी वायर की लेंथ ज़्यादा और उसकी जो उसकी थिकनेस है यानी उसका डायमीटर या रेडियस जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने ये शो किए, अगर ये मोटी तार का स्प्रिंग है इसको ट्विस्ट करना मुश्किल होगा, इसका सी ज़्यादा होगा, वापसी पे ये रिस्टोरिंग कपल भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर बारीक तार का स्प्रिंग है तो इसको ट्विस्ट करना भी आसान और अनट्विस्ट में ये टॉर्क भी कम प्रोड्यूस करेगा, सी कम देगा हमें। सी क्या है? कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट। कल हमने पढ़ा था कि एक बल, ये मैंने एक बल शो किया है, स्प्रिंग का एक बल जो कपल प्रोड्यूस करता है, रिस्टोरिंग कपल, उसको हम सी कहते हैं। तो सी कम करने के लिए तार की लेंथ ज़्यादा और उसका डायमीटर या रेडियस कम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बी, ए और एन को मैंने कहा सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। एरिया हम एक हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर की कॉइल का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो वजनी हो जाएगी, उसको घुमाना मुश्किल हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर भी पोर्टेबल नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखना, ले जाना, लेके आना मुश्किल होगा। और नंबर ऑफ़ टर्न्स, अगर कॉइल पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा देंगे तो कॉइल वजनी हो जाएगी, भारी हो जाएगी और वजनी कॉइल को घुमाना फिर मुश्किल हो जाएगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा चाहिए होगा। ज़्यादा टॉर्क के लिए हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत है जबकि हम गैल्वेनोमीटर तो ऐसा बनाना चाहते हैं जो कम करंट पे डिफ्लेक्शन दे, जो कम करंट पे उसकी कॉइल घूम जाए। तो इसलिए हम एन को एक हद तक बढ़ा सकते हैं, ए को भी एक हद तक बढ़ा सकते हैं। तो बी जो है वो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जितना मर्जी कर लें। तो अगर कभी आ जाए जो है उसकी MCQs में समटाइम वो पूछ लेता है टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी इंक्रीज्ड, तो उसमें बी भी पूछ लेता है, ए भी पूछ लेता है, एन भी पूछ लेता है, सी भी पूछ लेता है। तो इंक्रीज का पूछ रहा है, तो अब उसने सारे ही पूछ लिए, तो हम किसको कहेंगे? बी को, क्योंकि इनको बढ़ाना है लेकिन एक हद तक। बी के लिए हमारे पास कोई हद नहीं है, जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना गैल्वेनोमीटर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैग्नेट के साइज़ को हमें जो है वो ज़हन में रखना होगा। बी को बढ़ाते वक्त मैग्नेट का साइज़ इतना ज़्यादा ना बढ़े कि वो पोर्टेबल ना रहे, लेकिन बी हम मैग्नेट के साइज़ को बढ़ाए बगैर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बहरहाल बी आप इसको टिक करेंगे, ये बेस्ट रहेगा। अगर
ये बी भी दिया है, ए भी दिया है, एन भी दिया, उसके बाद ऑल ऑफ दिस भी दिया, तो फिर आप ऑल ऑफ दिस को करेंगे। ये मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक एमसीक्यू शो भी किया है। ये देखें, द इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी। अब सबका इंक्रीज कह रहा है, तो हम किसको लिखेंगे? यहाँ पर हम बी को लिखेंगे क्योंकि बी बेस्ट है। अच्छा, अगर ये डी ऑप्शन में यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लिख देता तो फिर हम ऑल ऑफ दीज को लिखते हैं, क्योंकि हमने बी को भी बढ़ाना है, ए को भी बढ़ाना है, एन को भी बढ़ाना है, लेकिन ए और एन को एक हद तक बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, तो फिर हम ऑल ऑफ दीज लिखते हैं अगर डी में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट क्या है? बास गैल्वेनोमीटर ऐसे होते हैं कि उनकी निडल जल्दी से रेस्ट में नहीं आती। जैसे ही फर्ज करें ये मीन पोजीशन है, करंट गुजरा तो निडल डिफ्लेक्शन शो कर देती है, और जब करंट फ्लो करना रुकता है तो वापस आती है, वापस आकर अपनी मीन पोजीशन पे रुकती नहीं है, थोड़ी देर के लिए ऑसिलेट करती है, फिर रुकती है। अब ऐसे गैल्वेनोमीटर जिनकी निडल जल्दी से ना रुके तो वो अनस्टेबल होते हैं। हम उनको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? स्टेबल गैल्वेनोमीटर या डेड बीट गैल्वेनोमीटर वो होता है अ गैल्वेनोमीटर हुज नीडल कम्स टू रेस्ट वेरी क्विकली आफ्टर पासिंग द करंट थ्रू इट। ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी सुई जल्दी से रेस्ट में आ जाए करंट के गुजरने के बाद, उसको डेड बीट या स्टेबल कहते हैं। डेड बीट जिसमें धड़कन ना हो, जिसमें वाइब्रेशन ना हो। अब डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए हम कॉइल को जो है वो लपेटते हैं आयरन के फ्रेम के ऊपर, आयरन के सिलेंडर के ऊपर जो है। तो हमने पढ़ा है व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। वो जो सेंट्रल एक्सिस है, कॉइल उसके गिर्द क्या करना शुरू कर देती है? घूमना शुरू कर देती है। द फ्लक्स थ्रू द फ्रेम ऑफ द कॉइल चेंजेस बाय फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के मुताबिक जब किसी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम ज़्यादा होती है तो उस कॉइल के अंदर एक अपना करंट पैदा हो जाता है। और लेंस लॉ ये कहता है, एक और लॉ, लेंस लॉ ये कहता है कि वो पैदा होने वाला करंट उस फैक्टर को अपोज करता है जो फैक्टर उसको पैदा करता है। तो हम इसके लिए फिर क्या करते हैं? ये देखें, ये फर्ज करें कॉइल का मैं रेक्टेंगुलर कॉइल है, फर्ज कर लें इसको, और इधर ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कॉइल पहले ऐसे थी, करंट के गुजरने की वजह से डिफ्लेक्शन शो की थी, और फिर ये दोबारा मीन पोजीशन पे आई। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आई तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजर रही थी, वो उनकी तादाद बढ़ गई। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कम था, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। जैसे ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके कोर मटेरियल के अंदर एक एडी करंट पैदा हो जाएगा, और वो करंट जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा उतना करंट ज़्यादा पैदा होगा, और वो करंट इस कॉइल के मोशन को अपोज करेगा लेंस लॉ के तहत। तो ज़्यादा डिटेल तो हम अगले चैप्टर में इंशाल्लाह चल के पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, ये जो इंड्यूस करंट है वो हर उस फैक्टर को अपोज करता है जो उसे पैदा करता है। तो यहाँ पर ये जो करंट पैदा हुआ है ये कॉइल की मूवमेंट की वजह से पैदा हुआ है। तो पैदा होने वाला करंट कॉइल को मूव करने या ऑसिलेट करने से क्या करेगा? रोकेगा। ये यहाँ पर हमने लिखा है। डैम्प्ड का मतलब होता है उसके मोशन को अपोज करना। इस करंट को हम, इंड्यूस करंट को हम एडी करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।